फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की बुक का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। इस बुक का नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इंग्लिश में इसे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन कहते हैं। इसका कोर्स कोड है E101। किसी भी चीज़ के अगर कोई दोष होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं भी जरूर होती हैं। आइए हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी। जैसे कि यहाँ पे पहली विशेषता दी गई है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार का अर्थ है पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना। अर्थात इस संस्कार के लिए बालक को जो है गुरु के पास ले जाया जाता है। अब शिक्षा हम घर बैठ के ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। पहले ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, पहले गुरु के पास जाया जाता था पढ़ने के लिए। उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार की आयु क्या थी? और आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य के लिए 8 वर्ष की, ब्राह्मण के लिए और क्षत्रिय के लिए जो आयु थी वो 11 वर्ष की थी, और वैश्य के लिए जो आयु थी वो 12 वर्ष की थी। इस आयु में जो है उपनयन संस्कार होता था बच्चे का। उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा प्रारंभ होती थी। छात्र ब्रह्मचर्य का व्रत लेता था तथा उपनयन संस्कार के पश्चात वह द्विज ब्राह्मण कहलाता था। जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता था, एक तरह से जब एडमिशन हो जाता था, उसको क्या कहते थे? द्विज कहा जाता था तब उसको। इस प्रकार छात्र एक कठोर जीवन में प्रवेश करता था। अब बहुत मुश्किल होता था उपनयन संस्कार करके और ब्रह्मचर्य का पालन करना और गुरुकुल के अंदर ही रहना और सबकी सेवा करना, ये बहुत मुश्किल होता है। आज की डेट में तो बच्चे इतना करते भी नहीं है। उपनयन संस्कार का उत्तर वैदिक में इतना अधिक महत्व बढ़ा, ये तो था प्राचीन भारत में। उत्तर वैदिक काल में जो है इतना महत्व बढ़ गया कि इसे मनुष्य का दूसरा जन्म माना जाने लगा था। ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। उपनयन के उपरांत ही ब्राह्मण बालक द्विज कहलाने का अधिकारी होता था। जब उसका एडमिशन हो जाता है उसके बाद ही वह द्विज कहलाता था। यहाँ पे देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया जाता था इस संस्कार में, और इसके साथ ही इसके पालन का पूरा जोर दिया जाता था कि ब्रह्मचर्य का कोई भी नियम ना टूटे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक विशेषता है कर्म कांड व यजमान प्रथा। यह प्रथा जो है इस युग की ही देन है, और इसी युग में जो है हवन, मंत्र, बाह्य आडंबर, दिखावे आदि पर ज्यादा बल दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक विशेषता है धर्म प्रधान होना। धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था। यहाँ पे धर्म संबंधी क्रियाकर्म बहुत ज्यादा सिखाए जाते थे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट विशेषता दी हुई है शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विधि क्या होती थी? इस युग में मौखिक कार्य के साथ साथ लिखने का कार्य भी प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि पहले बताया था आपको कि सिर्फ इसमें क्या है रटने पर बल दिया जाता था, लेकिन रटने पर नहीं, यहाँ पे क्या है लिखित प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। लेखन कार्य के लिए क्या क्या अपनाते थे? अभ्यास कराया जाता था, और प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि का प्रयोग भी इन विधियों का किया जाता था, और शंका समाधान, अगर कोई डाउट होता था तो उसका भी समाधान निकाला जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक विशेषता दी हुई है पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। प्रमुख नियम व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, कृषि, राजनीति, इन सबको जो है इसके पाठ्यक्रम के अंदर डाला गया था। इस पाठ्यक्रम में क्या है शुद्ध उच्चारण और स्वर, व्यंजन, छंद, रस, अलंकार आदि का जो है शुद्ध अभ्यास कराया जाता है। ये नहीं बच्चा कुछ भी बोल रहा है उल्टा सीधा, उसको बस सुन लिया कि हाँ बस बच्चा बोल तो रहा है, उसको सही अभ्यास कराया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे विशेषता दी हुई है व्यक्तिवाद। ब्राह्मण युग में व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया जाता था और छात्रों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे दिखाया था पहले कि वैदिक काल में क्या होता था कि सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों पर अधिक बल दिया जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर प्राचीन शिक्षा की जो विशेषता दी हुई है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं कहाँ कहाँ होती थी? जैसे कि तक्षशिला, मिथिला, काशी में जो है इसके स्थान बनाए गए थे। जैसे आजकल स्कूल बनाए गए हैं, कॉलेज बनाए गए हैं, इस तरह से तक्षशिला, मिथिला और काशी में भी क्या है स्थान बनाया गया था शिक्षण के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है गुरु शिष्य सम्मान। अब जब बच्चा पढ़ने जाएगा, मान लीजिए टीचर रोज डांट रहा है बच्चे को, बच्चा भी क्या है परेशान हो जाएगा और फिर उल्टी सीधी हरकतें करेगा और हो सकता है टीचर को मार भी दे। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। गुरु शिष्य के संबंध बहुत ही ज्यादा स्नेहपूर्ण होते थे और बहुत ही निकटता वाले होते थे। परिवार के सदस्य की तरह ही पिता पुत्र की समान रहते थे, और छात्र गुरु की तन मन से सेवा करता था। साथ ही गुरु के लिए ज्ञान ज्योति के द्वारा ही छात्र का मार्गदर्शन निस्वार्थ भाव से करता था। गुरु भी ऐसा नहीं था कि मैं इसको सिखाऊंगा या इसको नहीं सिखाऊंगा, ये मेरा ज्यादा प्रिय शिष्य है, मैं इसको सभी चीजें सिखाऊंगा, ऐसा नहीं था। निस्वार्थ भाव से जो है बच्चे को मार्गदर्शन देते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समावर्तन। अब समावर्तन क्या होता है कि जैसे कि एनुअल डे होता है, जब साल का आखिरी डे जो फंक्शन के तौर पे मनाया जाता है, यहाँ पे भी ऐसे ही होता था। विद्या समाप्ति उपदेश दिया जाता था यहाँ पर, वह वर्तमान दीक्षांत समारोह के अनुरूप था। तो गुरु शिष्य का जो सत्यम वद धर्मचर्य स्वाध्यायम प्रमदित्वम का उपदेश देता था और छात्र विद्या का व्रत लेता था। इसके बाद गुरु आशीर्वाद देता था कि साथ ही शिष्य द्वारा गुरु को दक्षिणा भी दी जाती थी। शिष्य क्या है शिष्य गुरु को जो है उपहार देते थे, जैसे आज भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है भिक्षावृत्ति।
शिक्षा का अर्थ विनम्रता से था। भिक्षा मांगने से अर्थ ये नहीं था कि भीख मंगवाते थे, भीख मंगवाने का उनका अर्थ बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ से अर्थ था कि छात्र के अंदर जो है विनम्रता का भाव आए। छात्र कुशा मेखला, मृगशाला, दंड कमल, लंब केश रखते थे। उस समय क्या है, जैसे कि मृगशाला पहनकर रखते थे या फिर क्या है लंबे लंबे केस बढ़ा लेते थे, इस तरह से रहते थे जोड़ी बनाकर जैसे, और गुरु की सेवा में पूर्ण रूप से लीन रहते थे। भिक्षा मांगने का मुख्य उद्देश्य अहंकार को समाप्त करना था। ये आपका मेन है, अगर आप पूरा नहीं याद कर सकते हैं तो भिक्षावृत्ति क्या है, अहंकार को समाप्त करना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ स्त्रियों व शूद्रों की शिक्षा निषिद्ध। स्त्रियों और शूद्रों की शिक्षा निषिद्ध मतलब कि उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी बिल्कुल भी। इस युग में जो है नारियां और शूद्रों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान नहीं था। शिक्षा उच्च कुल के लोगों तक ही सीमित थी। जब भी कोई चीजें अच्छी लगती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको अपने अंदर बिठा लेते हैं और उनके ऊपर चलने लगते हैं हम लोग। तो ऐसे ही क्या है, इनमें से कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आज हम लोग अपने शिक्षा में डालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वर्तमान भारत में जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए ग्रहणीय तत्व कौन कौन से थे। हमारे देश की जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा की जो नींव है, नींव का पत्थर माना जाता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद हमारे देश में जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विकास भी हुआ है। परंतु वैदिक शिक्षा में प्रणाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चलती रही और आज भी चल रही है। आज भी देश भर में वैदिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित धार्मिक शिक्षा के केंद्र, गुरुकुल और संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं। इनका स्वरूप वैदिक कालीन ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों से काफी अलग अलग होता है, परंतु मूल आधार अभी भी वही है, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में उसका योगदान करना। आइए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हमारे ग्रहणीय तत्व हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, शिक्षा में राज्य और समाज की भागीदारी का शुभारंभ। पहले गुरुओं का अस्तित्व में होती थी शिक्षा, गुरु चलाते थे उसको, लेकिन आज कौन चलाता है, राज्य और समाज चलाता है। वैदिक काल में शिक्षा की जो व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था। उस काल में गुरुजन या फिर राजा और प्रजा दोनों को शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित करते थे। परिणाम स्वरूप इस काल में राजा और समाज के जो धनी लोग होते थे, गुरुकुलों को खुले हाथों से दान देते थे। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व हो गया है, परंतु बिना समाज के सहयोग के राज्य और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था में राज्य और समाज की भागीदारी का शुभारंभ वैदिक काल में ही हो गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो आपको आंसर देना है वैदिक काल में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सेकंड हमारा ग्रहणीय तत्व कौन सा है, हम कौन से तत्व को जो है ग्रहण करते हैं, जैसे शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का शुभारंभ। वैदिक काल में शिक्षा का जो संगठन है 2 स्तर पर किया जाता था, पहला प्राथमिक और उच्च शिक्षा। परंतु शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने के लिए उस नींव उस काल में ही रखी गई थी। उसी नींव के आधार पर मनोवैज्ञानिक के ज्ञान के आधार पर आज शिक्षा को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जैसे कि शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद उच्च शिक्षा। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रहणीय तत्व शिक्षा संकुचित एवं व्यापक। संकुचित मतलब सिकड़ी हुई और व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर। वैदिक काल में जो शिक्षा का शब्द था वो संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता था। आज भी इसका उपयोग दोनों अर्थों में किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि तब शिक्षा ज्ञान एवं कौशल का पर्याय मानी जाती थी और अब शिक्षा ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रहणीय तत्व दिया हुआ है, शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्यों का निर्माण करना। वैदिक काल में शिक्षा के जो उद्देश्य होते थे वो बहुत ही व्यापक होते थे। उस समय शिक्षा द्वारा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता था। ये शिक्षा के सार्वभौमिक और सार्वकालिक उद्देश्य होते थे। इन्हें सार्वभौमिक और सार्वकालिक उद्देश्य कहते हैं। आज भी हमारे देश की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। समय की मांग के अनुसार जो है हमने इनमें केवल 2 उद्देश्य जोड़े हैं। कौन से हैं वो 2 उद्देश्य? राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। इस प्रकार आधुनिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्य भी जो है मूल रूप से वैदिक कालीन शिक्षा की ही देन है। नेक्स्ट हमारा ग्रहणीय तत्व है विस्तृत पाठ्यचर्या तथा और विशिष्टीकरण का शुभारंभ। वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या जो है बहुत ही विस्तृत होती थी। इसमें उस समय तक जो है विकसित समस्त ज्ञान एवं कौशल का संगठित था और उसी आधार पर हमने अपनी आज की भारतीय शिक्षा में आज तक विकसित समस्त ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल और तकनीक को भी स्थान दिया है। अंतर केवल इतना हुआ कि तब भाषा साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र के अध्ययन पर बल दिया जाता था और आज जो है भाषा, गणित, विज्ञान और तकनीक के अध्ययन पर ज्यादा बल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा ग्रहणीय तत्व है शिक्षण की उत्तम विधियों का निर्माण। विश्व भर में अन्य मानव जातियों में शिक्षा की शुरुआत होने से पहले ही हमारे देश में देश भारत में शिक्षण की अनेक उत्तम विधियां, अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, तर्क, नाटक, कहानी का विकास हो चुका था। श्रवण, मनन और निध्यासन
निधिध्यासन विधि का विकास हो चुका था और शिक्षण का रोचक और प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता था। अतः आज मनोविज्ञान के ज्ञान और विज्ञान एवं तकनीक के आविष्कारों के आधार पर हमने अनेक अन्य उत्तम शिक्षण विधियों का विकास किया है, परंतु यदि गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि इसका उपदेश जो है वैदिक कालीन गुरुओं ने ही दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है अनुशासन के सही संप्रत्य का विकास। प्रारंभिक वैदिक काल में जो है अनुशासन से तात्पर्य होता था शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संयम से लिया जाता था और उत्तर वैदिक काल में गुरुओं के आदेशों और गुरुकुलों के नियमों के पालन से लिया जाता था। आज हम वैदिक कालीन अनुशासन के इस संप्रत्य को दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से दो भाग? बाह्य अनुशासन जिसे नैतिक नियमानुसार आचरण किया जाता है और एक आंतरिक अनुशासन नैतिक नियमों के लिए स्वीकृति और तदनुकूल आचरण की आंतरिक प्रेरणा ली जाती है। इस बीच संसार में अनुशासन संबंधी अनेक धारणाएं विकसित हुई हैं, परंतु हमारे देश में जो है शिक्षा के देश क्षेत्र में अनुशासन के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों पर समान महत्व दिया जाता है। यह हमारी भारतीय शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा की विशेष देन है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच मधुर संबंधों की सुदृढ़ नींव। वैदिक काल में शिक्षक अति ज्ञानी और अति संयमी होते थे और विद्यार्थी जिज्ञासु होते थे। विद्यार्थी जानने के इच्छुक होते थे कि हम ये चीज समझें, ये चीज हमें बताइए सर। तो श्रद्धालु, विनम्र और अति संयमी भी होते थे शिक्षार्थी। उस समय उनके बीच अति मधुर संबंध होते थे, ऊपर से प्रेम बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। वैदिक काल में जो है गुरु शिष्य के बीच इतना मधुर संबंध होता था कि नींव इतनी सुदृढ़ रूप से रखी गई थी कि संसार में लाख परिवर्तन होने के बाद भी हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में आज भी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अपेक्षाकृत बहुत अच्छे संबंध है। सभी बच्चे, सभी शिक्षक खराब नहीं होते हैं। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षक से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं कि सर आपने हमारी इतनी हेल्प की है, आपने मुझे पढ़ने में बहुत मदद की है, मुझे ये जानने की इच्छा है, मुझे ये बताइए। आज भी ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। आज के शिक्षक और शिक्षार्थी वैदिक कालीन शिक्षार्थी की भांति एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं तो शिक्षा क्षेत्र की समस्त समस्याएं हल हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है हमारा ग्रहणीय तत्व है विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों पर होती थी और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों पर होती थी और आज भिन्न भिन्न स्तर की शिक्षा की व्यवस्था विशेष प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में होती है। परंतु वास्तविकता यह है कि इसकी नींव भी वैदिक काल में ही रखी गई थी। उस काल में भिन्न भिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के गुरुकुलों की व्यवस्था की जाती थी। इसी के आधार पर जो है आज भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों के आधार पर विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की जाती है। आप लोग देखते होंगे कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के लिए अलग शिक्षा होती है और फिर उसके बाद जो बच्चा 1st से 5th स्टैंडर्ड पे जाता है उसके बाद 6th क्लास से 8th तक की शिक्षा होती है। ये सारी शिक्षाएं अलग अलग दी जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, नेक्स्ट हमारे ग्रहणीय तत्व जन शिक्षा के महत्व की स्वीकृति। वैदिक काल में जन शिक्षा का संप्रत्य विकसित नहीं हुआ था, परंतु शिक्षा को ज्ञान और ज्ञान को तीसरा नेत्र मानकर उस समय जो है शिक्षा के महत्व को स्वीकार अवश्य किया गया था। शिक्षा के महत्व के कारण ही आधुनिक युग में जो है जन शिक्षा का संप्रत्य विकसित हुआ है। प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार सबको प्राप्त था, परंतु शिक्षा सर्व सुलभ नहीं थी, सब तक नहीं पहुंच पाती थी। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को तो उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित ही कर दिया गया था और ये सब जो तथ्य हैं ऐसे हैं जो जन शिक्षा के विरोधी हैं, जो हर किसी को शिक्षा प्रदान नहीं होती जिससे। परंतु दूसरी ओर ये बात भी सत्य है कि ये बंधन गुरुकुलीय शिक्षा में ही थे। परिवारों में तो सभी किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रहणीय तत्व दिया है स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा। वैदिक काल में स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता था, परंतु उस समय स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की समान सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आधुनिक काल में पुनः स्त्री पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया। स्त्रियों को पुरुषों की तरह किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष बात तो यह है कि अब सब समान अधिकार के साथ समान अवसर भी सुलभ कराए जाते हैं। इस पर सबकी नींव तो वैदिक काल में ही रख दी गई थी। इसके लिए हमें वैदिक ऋषियों एवं गुरुओं का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रारंभ की, नहीं तो आज की डेट में भी लड़कियां जो हैं बिना पढ़े ही रह जाती हैं। अब ऐसा नहीं है, अब सभी को शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रहणीय तत्व है व्यावसायिक शिक्षा का शुभारंभ। अब जब इंसान पढ़ लिख लेगा, घर बैठा रहेगा, उससे तो उसका गुजारा होगा नहीं, इसलिए क्या करते थे कि व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। वैदिक काल में आज की व्यावसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा कहा जाता था। वैदिक काल में यह शिक्षा छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर दी जाती थी और उत्तर वैदिक काल में छात्रों के वर्ण के आधार पर दी जाती थी।
आज संसार के अधिकतर देशों में लोकतंत्रात्मक शासन है। आज सभी मनुष्य को अपना योग्यता क्षमता अनुसार किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा ही प्रारंभिक शिक्षा काल में होता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट दिया हुआ है, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। वैदिक काल में धार्मिक नैतिक शिक्षा पर तो बल दिया ही जाता है, परंतु आधुनिक युग में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के अभाव में हमारा जो नैतिक चारित्रिक है उसका पतन हुआ था, और इसी के कारण जो है आज हमारे देश में पुनः धार्मिक और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस क्षेत्र में भी हम मूल रूप से वैदिक शिक्षा प्रणाली के ऋणी है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से देने के लिए संसार में जो है सर्वप्रथम वैदिक काल की ही शिक्षा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है हमारा, कटु अनुभवों से सीख। हमने वैदिक काल शिक्षा कटु अनुभवों से सीख मतलब कि अगर हमारे साथ अगर हमें ठोकर लगती है तभी हम सीखते हैं, तो ये तो आपने कहावत सुनी होगी। हमने वैदिक काल शिक्षा को कमियों से सीखा है और वैदिक शिक्षा प्रणाली के आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में योगदान को मानते हैं। जब हमें पता नहीं होगा कि हमारी कमी क्या है, हम उसको सुधार भी नहीं सकते, तो हमने जितना भी वैदिक काल में हम अपनी कमियां ढूंढी है अपनी शिक्षा प्रणाली की, वही हमने आगे चलकर सुधारी भी है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के नियंत्रण में राज्य नहीं थे, परिणामतः इस देश में जो है जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी, क्योंकि तब क्या है गुरु चलाते थे या फिर राजा चलाता था। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में धार्मिक व नैतिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाता था, परिणामतः हमारे देश भौतिक दौड़ में पिछड़ गया। वैदिक काल को शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का जो माध्यम था वो विशुद्ध संस्कृत भाषा था, मतलब बिल्कुल अच्छे से संस्कृत भाषा नहीं आती, विशुद्ध संस्कृत भाषा था, जिसके कारण सामान्य परिवारों के जो बच्चे होते थे उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। वैदिक काल में जो है बालिकाओं के लिए अलग से गुरुकुल नहीं थे, ना तो स्त्रियों को शिक्षा दे सकते थे, ना ही उन्हें गुरुकुल में आने का अधिकार था। परिणामतः उस समय स्त्रियां सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी, के आधार पर आधुनिक शिक्षा कुल मिलाकर वैदिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है, उसी प्रणाली का विकास हुआ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।